तो हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त हो गए। और आज की इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हो, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स, जो कि है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके आपको हम कराएंगे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराने वाले हैं, 2024-23 में पूछे गए, और वो क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चंस का स्टूडेंट सेट बनाकर लेकर आए हुए हैं, सब पोस्टमार्टम करेंगे आज, ठीक है। और ना सिर्फ आपको वो अंकी पुस्तक कराएंगे, बल्कि आपको हम कराने वाले हैं साथ में विथ फॉर्मूलेस। कौन कौन से फॉर्मूलेस दोस्तों, बस 3-4 कुछ ही फॉर्मूलेस आपको हम बताएंगे ना, 3 से 4 से 5। अगर उन फॉर्मूलेस को अगर आपने पढ़ लिया और सवालों को इनको उड़ाने में आपको समय नहीं लगेगा, तुरंत सारे क्वेश्चन हल होंगे, ठीक है। तो कितना मजा आएगा। फॉर्मूले भी आप देख लोगे, चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स भी बहुत 24-23 के पूछे गए, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो का आनंद आप जरूर उठाइएगा। पूरा वीडियो बनाने के बाद आपको हम दोस्तों ये इंट्रो शूट करें, तो कितना हमारा एक्साइटमेंट है इस वीडियो को लेकर, पूरा फायदा जरूर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। और पसंद आए तो मेहनत के लिए लाइक वगैरह आप सभी जरूर करिएगा, भाई मेहनत लगती है, आप सभी समझते हैं। चलिए इस वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं, वैसे खत्म। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूलेस आपको बता देते हैं, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिस पर क्वेश्चन फंसते हैं आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद क्वेश्चंस तो उड़ाने ही है खटाखट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूले नंबर 1। देखिए सबसे पहले हमने विभव के बारे में पढ़ा था, चैप्टर को साथ साथ रिकॉल भी करना है माइंड में सब कुछ। सबसे पहले तो हमने विभव के बारे में पढ़ा था कि एक आवेश है, उसके कारण r दूरी पर विभव क्या होता है, Q/में दूरी r होती है। ये हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल मालूम है कहाँ से पूछता है कि आपको आवेश नहीं देगा, आपको कहेगा कि भाई ये देखो गोला है एक, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है r, और इसके पृष्ठ पर, इस गोले के पृष्ठ पर आवेश हमने इस तरीके से Q आवेश को फैला दिया। पूछेगा आपसे कि इस गोले के दोस्तों सेंटर से r दूरी पर विभव कितना होगा। तो कैसे आएगा, वही फॉर्मूला लगता है दोस्तों गोले के लिए, वही फॉर्मूला लगता है, क्योंकि r दूरी पर दूर से हम देखेंगे तो एक छोटा सा आवेश लगेगा, दूर से देखेंगे तो एक छोटा सा आवेश लगेगा, इसलिए यहाँ पर विभव आपका वही हो जाता है कि आवेश Q/में डिस्टेंस है r। ओके, अगर आपसे पूछ दे स्टूडेंट्स की पृष्ठ पर बताइए, पृष्ठ पर आपका हो जाएगा दोस्तों Q/में पृष्ठ कितना दूरी पर है, भाई इसका जो पूरा पृष्ठ है वह r दूरी पर है ना, तो यहाँ पर r रखेंगे बस, ठीक है। एंड अगर पूछे अंदर विभव बताओ, अंदर की ओर, बाहर देख लिया, पृष्ठ पर देख लिया, अगर अंदर में कहीं पूछे दोस्तों विभव का मान, तो ये दोस्तों बराबर होता है पृष्ठ के ही विभव के। पृष्ठ पर जो विभव है ना Q/में, अंदर भी सेम टू सेम वही आपका विभव होता है। स्टूडेंट्स कांस्टेंट रहता है विभव का मान, इसके अंदर में बदलता नहीं है, जो पृष्ठ पर है वही अंदर भी सब जगह वही विभव रहता है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र का मान दोस्तों 0 होता है, ये आपको याद आया, विभव का मान अंदर 0 होता है, गोले के अंदर जिसपे आवेश है, लेकिन अंदर विभव आपका 0 नहीं होता है, ये Q/में r होता है, नियत, फिक्स, कांस्टेंट। उसके बाद सेकेंड चीज आपको जो हम बताना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, वह है आपकी धारिता। हमने देखी धारिता पढ़ी थी कि किसी भी गोले को अगर हम आवेश दे रहे हैं स्टूडेंट्स Q, और विभव में जो परिवर्तन आया वो उन दोनों का अनुपात, कोई धारिता हमने कहा था C से दिखाया था। और धारिता तो पूछा ही जाता है, लेकिन पूछा जाता है कि बताओ ये C धारिता है, इस पर आवेश बताइए, तो आवेश का भी फॉर्मूला यहीं से याद कर लीजिए, C/V। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, एक Q = C/V एंड एक दोस्तों धारिता का फॉर्मूला, दोनों ही याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों को भूल ना जाना भाई। उसके बाद धारिता का हमारा बचा है क्या है दोस्तों, ऊर्जा। किसी भी संधारित्र में ऊर्जा एक संचित होती है, जिसके बारे में हमने वीडियोस में चैप्टर्स में जब पढ़ाया था तो हमने समझाया था कि संधारित्र में एक ऊर्जा संचित हो जाती है, कैसे, क्यों, ये समय नहीं है अब हमारे पास। अब संधारित्र में ऊर्जा का बस आपको फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, जो कि होता है 1/2CV², यही बराबर होता है ½ Q/V के, और यही बराबर होता है ½ Q² C के। तो तीनों फॉर्मूले सब हमने ड्राइव कराया था, सब समझाया था जब हमने बताया था कि संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में, क्लियर। चलिए उसके बाद आप देखेंगे तीसरा फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
क्या है थर्ड फॉर्मूला स्टूडेंट्स? अभी तो हमने धारिता के बारे में पढ़ा कि आवेश को संचित कर रहे हैं, कितना विभव में परिवर्तन है, यही अनुपात है धारिता। लेकिन जिस पर आप आवेश को संचित कर रहे हो ना, वो क्या है? वो है आपकी संधारित्र भाई। ठीक है, तो संधारित्र हमने दो प्रकार का आपको डिस्कस किया था इस चैप्टर में, एक आपका गोलाकार, एक समांतर प्लेट वाला। और समांतर प्लेट का तो कुंडली निकालनी है पूरा हम सभी। ऐसा प्लेट जिसका क्षेत्रफल ए होता है, जिसके जो एक दूसरे के डी दूरी पर होते हैं स्टूडेंट्स। इस प्लेट की धारिता हमने निकाली नहीं थी, धारिता सी किसकी? प्लेट की, जो कि आया था एप्सिलॉन नॉट क्षेत्रफल ए बटे में दूरी प्लेटों की डी, ये आया था। लेकिन क्वेश्चंस आपसे ये तो पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आपसे ये भी पूछता है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता बताइए स्टूडेंट। धारिता किसकी? गोलाकार संधारित्र की। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। भले ही इसमें हमें डीप में नहीं जाना, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए, जो कि होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड इस गोले की त्रिज्या जो है r, उसका बस आपसे गुणा कर देना है। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा गोलेकार संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। और प्लेटों का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप देखोगे कि बहुत पूछे गए हैं। क्लियर? उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आपका होगा फोर्थ फॉर्मूला, जो कि होगा संयोजन से संबंधित, संधारित्र का संयोजन देखिए आप दो तरीके से करते हो, दो या दो से अधिक संधारित्र को आप जोड़ दो तरीके से सकते हो भाई, जोड़ दो तरीके से सकते हो। पहला आप ये कर सकते हो कि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो, श्रेणी क्रम में सब समझाएंगे आप, डोंट वरी। दूसरा आप कर सकते हो इनको श्रेणी क्रम में ना जोड़कर समांतर क्रम में आप जोड़ें। ठीक है सर जी। श्रेणी क्रम में तो ये होगा ना कि संधारित्र क्या होंगे, एक के बाद एक लगे होंगे। जिस तरह लाइन लगता है ना, उस तरह संधारित्र को आपको लगा देना है स्टूडेंट्स, याद रहे। जैसे यही हो गया प्लेट, तो इस प्लेट को हमने दोस्तों इस तरीके से लगाते चले गए। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता पूछी जाए आपसे, तुल्य, तो कैसे आप निकालोगे तुल्य धारिता? सी इक्वलेंट, तो क्या होगा ना, इसका एक फॉर्मूला होता है इस तरीके में, सी इक्वलेंट तुल्य धारिता निकालने का कैलकुलेशन क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है तुल्य धारिता निकालने के लिए, यानी कि सी इक्वलेंट कैसे आएगा देखिए। आप क्या करें कैलकुलेशन में 1/c इक्वलेंट को बराबर कर दें C1 C2 C3 C4 इस तरीके से है ना, 1/C1 के प्लस में 1/C2 के, इस तरीके से चलते जाएगा। चलिए हम दो ही का एग्जाम्पल लेते हैं, दो ही का एग्जाम्पल हम लेकर आपको करके बताते हैं। जैसे हमने इन्हीं दोनों का तुल्य धारिता निकालना है, तो हम 1/C1 प्लस 1/C2 को लिखेंगे 1/ तुल्य धारिता। ओके, फिर यहाँ से तुल्य धारिता आप निकाल लोगे, सी इक्वलेंट आएगा C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 के। क्लियर? और ये जो आया है तुल्य धारिता का फॉर्मूला, हम तो कह रहे हैं आप इसको याद ही कर लीजिए भाई। दो, अगर मान लीजिए कि दो धारिता को हम जोड़ रहे हैं, दो संधारित्र को जोड़ रहे हैं C1 और C2 श्रेणी क्रम में एक के बाद एक, तो इनकी तुल्य धारिता होती है दोनों का गुणनफल बटे में दोनों को जोड़कर, यही होता है। दोनों का गुणा कर दो और बटे में दोनों को जोड़ दो, फिर से इसकी इन दोनों की तुल्य धारिता क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? याद कर ले, हमारे साथ क्वेश्चन में इनका यूज होगा अभी। C1 C2 दोनों का गुणा कर दें, बटे में दोनों को जोड़ दें, फिर आप निकाल लें स्टूडेंट्स। याद हो गया आपको? चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स समांतर क्रम में क्या होगा। समांतर क्रम में ये होगा कि एक के बाद एक नहीं जुड़ेंगे भाई, एक के नीचे एक में ये धारिताएं जुड़े होंगी, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, और इस तरीके से ये जुड़ी होंगी स्टूडेंट। देखो सभी के छोर को एक साथ जोड़ दो, सभी को, लेफ्ट वाले को सभी के छोर के लेफ्ट वाले से जोड़ दो, राइट वाले को सभी के छोर के लेफ्ट वाले से जोड़ दो। ठीक है, फिर इनका आप तुल्य धारिता निकाल लें। जैसे ये मान लीजिए आप, हमने केवल दो ही का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि जगह कम है, तो हम दो ही का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये आपका मान लीजिए दोस्तों आपका है C1, ये आपका है C2, तो इसके तुल्य धारिता क्या हो जाएगी निकाल लेंगे, बिना कोई दिक्कत के स्टूडेंट। तुल्य धारिता सी इक्वलेंट बराबर में आपको बस क्या कर देना है, इन दोनों को क्लियरली बस जोड़ देना है। इस C1 और C2 को आप इस तरीके से जोड़ दीजिए बिना कोई टेंशन के, तो आपका तुल्य धारिता आ जाएगी। ओके, झंझट कहाँ पर होता है? बस श्रेणी क्रम में होता है भाई। जब एक के बाद एक रहते हैं तो हमें ऐसे कैलकुलेशन करना होता है, और दो के लिए तो आप याद ही कर लीजिए ताकि आधा टेंशन वही खत्म हो जाए आपका। ठीक है, तो भाई ये सारे फॉर्मूलेस आप याद रखिए इस चैप्टर में।
आगे जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो इन्हीं सारे का बहुत यूज होगा। आप खुद देखना 2024-23 के जब सवाल हम करेंगे। और अब दोस्तों इस वीडियो का शुरुआत होता है रियली। अब हम चलेंगे सारे क्वेश्चंस को धुआंधार तरीके से फोड़ना स्टार्ट करते हैं। और अभी आप हमसे वादा कर लें कि जब तक एक एक सवाल को हम फोड़ेंगे नहीं ना तब तक हाथ से ये कलम छोड़ेंगे नहीं, वादा कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द मैराथन वीडियो। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं अपने आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि ये है। स्टूडेंट्स जितना भी सारे क्वेश्चन होंगे ना सब आपको कराने वाले सारे एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने पर पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन, सबसे पहला उसको सॉल्व कर देते फटाफट। कुछ है नहीं क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, बस क्या कहा गया है कि एक गोला है, एक गोला है। गोला कैसा होता है? स्फीयर, जैसे आपका बॉल हो गया वो क्या एक गोला हो गया, ठीक है। और इस गोले के दोस्तों पृष्ठ पर हम क्या कर रहे हैं? 1 कूलाम का आवेश दे रहे हैं। डैट मीन्स इस गोले को हमने 1 कूलाम आवेश दिया, तो ये 1 कूलाम आवेश इस गोले के पृष्ठ पर दोस्तों फैल जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। कितना आवेश? 1 कूलाम आवेश, ठीक है। और इस गोले की त्रिज्या भी हमें दे रखी है स्टूडेंट्स। कितना है इसकी त्रिज्या इस गोले की? ये है सर जी R, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा ही आप आवेश दोगे तो एक विभव आ जाएगा, और वही आपसे विभव पूछा है, क्योंकि शुरुआत में आवेश नहीं था तो विभव भी 0 था, लेकिन आवेश दे दिया तो विभव आना ही आना है, और वही विभव आपसे पूछा है। तो कहाँ पर पूछा है? पृष्ठ पर पूछा है, इसी पृष्ठ पर पूछा है। मान लो यहीं पर ही बता दो विभव कितना होगा, ठीक है। आइए निकालते हैं। तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर। पहले तो त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, क्लियर। मतलब कि स्टूडेंट्स 1 × 10⁻² मीटर है, ओके। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। हमेशा फिजिक्स में जब भी आप सवाल हल करोगे ना तो ऐसा ही मात्रक में हल करोगे, ठीक है। उसके बाद आवेश दे रखा है 1 कूलाम आवेश। चलिए आवेश में कोई दिक्कत भाई, कूलाम में है कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है क्या है दोस्तों? पृष्ठ पर विभव निकालना है, ठीक है। पृष्ठ पर विभव ज्ञात करना है। तो पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गोले के पृष्ठ पर विभव हो जाएगा Q/, आपका R आ गया। बस इसी को सॉल्व करना है आप सभी को। K का मान रख दीजिए 9 × 10⁹। Q का मान हमारा कितना है दोस्तों? 1 कूलाम है, तो 1 रख दीजिए। एंड दूरी आपकी कितनी है दोस्तों? R दूरी पर पृष्ठ कितना है? त्रिज्या के ही। एंड R का मान रख दीजिए यहाँ पर 1 × 10⁻। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप सभी। 10⁻, तो ऊपर आके जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 9 × 10⁻9 2 11 दोस्तों वोल्ट क्या होगा? विभव होगा इस गोले के पृष्ठ पर, ठीक है। कितना आसान सवाल था। अगर आपसे मान लो पूछ दे, पृष्ठ पर ना पूछ कर आपसे पूछे कि इसके मध्य, इसके सेंटर से बताओ दोस्तों यहाँ पर इस बिंदु पर बताओ विभव कितना होगा, जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पर अब R की जगह क्या रखोगे? 5 सेंटीमीटर रख दोगे, ओके। तो इस तरह के सवाल बन जाएंगे छोटे मोटे 2-3 नंबर के, तो आप उड़ा देना, क्लियर। ये फॉर्मूला याद रखना कि पृष्ठ पर विभव ये होता है। अगर पूछ दे आपसे दोस्तों कहीं दूर पर, तो भाई जितनी दूरी पर है वो डिस्टेंस रख देना आप, ठीक है। तो नीचे क्या होगा? हमेशा डिस्टेंट होगा। पृष्ठ पर पूछा था तो पृष्ठ की दूरी कितनी है दोस्तों? R है, तो D की जगह पर हमने R रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया ना। चलिए यही तो हम सिखाने आए हैं दोस्तों, सवाल करा के रफू चक्कर नहीं होने आए हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, और ये दूसरा क्वेश्चन बोले तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। कब का पूछा गया सवाल है? ये 2023 का, ठीक है। तो अभी हम दोस्तों देखने वाले रिलेटेड क्वेश्चन गोलाकार संधारित्र से संबंधित जो सवाल छोटे मोटे चुटुर मुटुर घुमा फिरा के पूछे गए हैं ना 2023 में 24 में, सब दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या आपको दी हुई है 9 सेंटीमीटर। इसकी धारिता व आवेश की गणना आपको करनी है, ठीक है, जिससे इसका विभव आपको 1000 वोल्ट हो जाए। तो क्वेश्चन में घूमना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के ये चीज़ निकालनी है कि पूछा क्या है और हमको दिया क्या है। बस यही क्वेश्चन से 2 चीज़ आपको निकालना है, और बाकी क्वेश्चन कितना हो चिल्लाए उल्टा सीधा बोले नहीं ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें दिया है क्या? एक गोलाकार चालक है जिसकी त्रिज्या दोस्तों कितनी है? R 9 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर में होता है हमारा कोई भी चीज़ नहीं मीटर में होता है, तो इसको अभी ही मीटर में बदल दीजिए 9 × 10⁻²,
लगा दीजिए, ये हो गया आपका मीटर में। चलिए और क्या दिया हुआ है ये देखिए, और हमें दोस्तों विभव भी दिया हुआ है, मतलब कि वोल्टेज कितना है दोस्तों 1000 वोल्ट है, ये हमें दिया है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है धारिता। दोस्तों इस गोलाकार चालक, जो गोल सा चालक है बना देते हैं आपके लिए, इस गोलाकार चालक दोस्तों इसकी हमें निकालनी है धारिता भी एवं आवेश भी निकालना है, यही दो चीज़ हमें निकालना है। चलिए ये पता चल गया क्या निकालना है, क्या दिया ये भी पता चल गया। तो आइए बारी बारी कर से निकालते हैं। सबसे पहले गोलाकार चालक की हम निकालते हैं धारिता। धारिता सबसे पहले निकालते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। धारिता बोले तो C, इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था भाई, गोलाकार चालक की धारिता का फॉर्मूला हमने आपको बताया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और त्रिज्या लिख देते हो आप सभी, त्रिज्या जो भी है इसकी ना वही आपका मल्टीप्लाई कर दोगे। बस यही एक छोटा सा फॉर्मूला होता है धारिता का, जो कि अगर गोल है तब ये धारिता का सूत्र होता है। ओके, आइए निकालते हैं। सबसे पहले तो इस सवाल को उड़ा देते हैं। धारिता आपकी हो जाएगी C बराबर 4 रहेगा, पाई आपकी होती है 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। भाई इसको याद रखना, मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का मान याद रख, हो गया आपको ना। चलिए एंड R आपकी इसकी त्रिज्या है ना, त्रिज्या का मान कितना है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस का 2। तो साइड में इस कैलकुलेशन को आइए करते हैं स्टूडेंट्स, कुछ माइंड में करते हैं कुछ साइड में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो भाई 4 3 12, 10 बनो 14 चौक 56, यहाँ पर सीधे गुणा हो गया, इंटू में 8.85 का 9 में गुणा करते भाई, 9 5 45 का 5 4, 8 9 72 4 76 7, 8 9 72 72, फिर दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 79, और 1 2 बात लगा दिया, और 10 की घातों को एक बार एक तरफ ले लेते भाई, 10 की पावर यहाँ माइनस का 12 है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है माइनस का 2 है, तो एक बार एक ही जगह ले लिया सबको। फिर धारिता बराबर क्या हो जाएगी, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपको करना है, कि करने पर आपका 1000 की यही आएगा आपका, ठीक है 1000, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर माइनस का ये 14 हो गया, ठीक है। और 10 की पावर 3 भी इसको लिख सकते हैं ना, और ये 10 की पावर 3 इसमें आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 14 प्लस 3, और ये आपका बन गया 10 की पावर माइनस 11। क्या है धारिता है ना, धारिता फराडे में होती है, इसका मात्रक तो F लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप दोस्तों, जो हमसे पूछा था धारिता बताइए, इतना फराडे है। उसके बाद सेकंड चीज हमसे पूछा था आवेश बताइए, ठीक है। तो किसी भी संधारित्र का आवेश हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये आवेश आपका फॉर्मूला, इसका ये फॉर्मूला होता है C इंटू V। अब देखिए यही छोटे मोटे फॉर्मूले आपके निकल के आ जाते हैं, कैसे आते हैं, जब हमने धारिता का पढ़ा था स्टूडेंट्स फॉर्मूला, तो ये था Q अपॉन में V, यानी कि जितना कितना आपने आवेश दिया और विभव में कितना परिवर्तन है, ये था आपका धारिता। ओके, तो यहां से आवेश का मान आ जाएगा C इंटू V, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंडली चीज हम निकालेंगे दोस्तों, यहाँ जगह थोड़ा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर निकाल लेते हैं साइड में ही, इसी साइड में आइए हम देख लेते हैं आवेश का मान कैसे आएगा, इसी सूत्र से आएगा। आप सभी कॉपी पे निकालिए, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं Q बराबर C इंटू V। C है आपकी धारिता, और धारिता अभी हमने निकाली ना यहाँ पर 10 की पावर माइनस का 11, तो इसी को रखते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना अभी हमने निकाला, और यहाँ पर आवेश निकालने में हमारा काम भी आ रहा है। तो यहाँ पर C आपका 10 की पावर माइनस 11 इंटू में विभव, विभव हमें दिया है सवाल में, हाँ दिया है 1000 वोल्ट, और यहाँ पर हमने लिखा भी था 1000 वोल्ट, ठीक है। तो यानी कि 10 की पावर 3 है यही चीज़। ओके, तो यहाँ पर Q आपका सिंपली आ जाएगा, सॉल्व करेंगे यहाँ पर माइनस 11 और 10 की पावर 3 ऐड करिए दोनों को, तो 10 की पावर माइनस का 8 कूलाम ये आपका आवेश हो गया, और ये हो गई धारिता, और यही सवाल में पूछा था। तो देख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 4 से 5 नंबर में, तो आप सभी कर लेंगे ना, पूरे तरीके से कर लेंगे। चलिए आप बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट्स, हर एक सवाल आपको करा देंगे ना, कि इतना प्रिपेयर करा देंगे कि एग्जाम में आप एक भी सवाल छोड़ के नहीं आने वाले हो। देख लेते क्वेश्चन नंबर अपने आज का तीसरा। आप आनंद उठाते जाए, वीडियो का फायदा उठले, ठीक है, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्त मित्र यारों को स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाना एक ही मोबाइल से और उसी मोबाइल से एडिट करके उसी मोबाइल से अपलोड करने में बहुत मेहनत लगता है, और आप वीडियो देख रहे हो बस एक लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि हमारी ये मेहनत हर एक स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचेगा इतना, तो हमारी ये मेहनत सफल हो जाएगी। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन है कि धातु के 2 गोले का व्यास है आपका
6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है तो गोले की पृष्ठ पर नहीं, तो गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात होगा। ठीक है, गोलों की यानी कि 2 गोला है आपका, आइए ड्रॉ करते, चीज़ों को फील करना है ना कि माइंड में ही पढ़ते रह जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले आपको यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से आपको बता दे क्वेश्चन क्या रहा है। 2 गोला है, ओके, गोले की त्रिज्या R1 है और इस वाले गोले की त्रिज्या आपकी R2 है। ठीक है, अभी शुरुआत में ना कोई आवेश है ना कोई विभव है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन गोलों को इन्हें हम समान विभव तक आवेशित किया जा रहा है। मतलब इसको हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। कब तक आवेशित करेंगे, जब तक इनका जो विभव हो जाए ना वह दोस्तों समान ना हो जाए। लास्ट में क्या हो जाएगा, इनका विभव समान हो जाएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है, तब तक हम आवेश देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि पहले गोले को हमने Q1 आवेश दे दिया, दूसरे गोले को हमने Q2 आवेश दे दिया। ठीक है, तो यहां लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर माना R1 Q1 ओके एंड सिग्मा 1, मान लीजिए एक सिग्मा 1 को भी हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर, वह सिग्मा 1। ये तीनों चीजें क्या है दोस्तों, पहले गोले की त्रिज्या, ये Q1 क्या है, आवेश, एंड सिग्मा 1 हमने क्यों डिफाइन किया, सिग्मा क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। ओके, क्योंकि सवाल में गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में बात की है। ठीक है, तो हम दोनों गोलों का पृष्ठ आवेश घनत्व भी डिफाइन करेंगे। तो मान लेते R तो त्रिज्या है, Q1 हमने इसको आवेश दिया, एंड सिग्मा 1 क्या है, पहले गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व है। बस यही आपको लिखना था। इसी तरह दूसरे गोले का भी आप लिख देंगे कि इसी प्रकार भाई R2 Q2 व सिग्मा 2 डैश यही चीज़ आपको लिखना है। समझ गए? चलिए, अब बात आई कि ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 आपने जो सर जी डिफाइन किया ना, आखिर ये है क्या? क्योंकि सवाल में हमने ये चीज पढ़ा था कि गोले की पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात है, और अगर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है ना, तो सवाल आपसे पूछ क्या रहा था, आपको चाहिए क्या दोस्तों, आपको चाहिए सिग्मा 1 बटे में सिग्मा 2 का अनुपात ही आपको चाहिए। ठीक है, और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है आवेश बटे में पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला। दैट मीन्स इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होगा, इसका आवेश पहले वाले का क्या हो जाएगा दोस्तों, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, पहले वाले का आवेश Q1 एवं पहले वाले का क्षेत्रफल, और इस गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? चलिए अब सिग्मा 2 लिखेंगे। सिग्मा 2 इसका है दोस्तों, सिग्मा 2 आपका इसका है, तो इसकी दोस्तों आवेश कितना है, Q2 है, तो Q2 लिखिए आप सभी, एवं इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई इसकी त्रिज्या R2 है तो क्षेत्रफल 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी को सॉल्व करिए, जरा इसी को सॉल्व करिए, आपको दिखेगा Q1 अपॉन में 4 पाई R1 का स्क्वायर। ये जब ऊपर होगा दोस्तों, ये भागे में गुणा में जब लिखेंगे तो भाई सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो 4 पाई R2 का स्क्वायर ऊपर आ जाएगा दोस्तों, और Q2 नीचे आ जाएगा जब भागे से आप गुणा में लिखोगे। अब यहाँ पर दोस्तों जो कट रहा है उसको काट दिए जरा, तो और सिंपल हो जाएगा चीज़ें आपके लिए। 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो गया है यहाँ पर ना, तो फाइनली आपको क्या दिखा, जो आपको चाहिए था क्या, सिग्मा 1 अपॉन में आपको चाहिए था सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 ना, ये किसके बराबर आया, ये बराबर आया Q1 अपॉन में Q2, Q1 अपॉन में Q2
एंड साथ में आपका क्या है एक्स्ट्रा, यहाँ पर R2 भी है ना, तो R2 लिखिए, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाइए, अपॉन में R1 भी है यहाँ पर साइड में छुपा सा, तो R1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 जो हमें क्वेश्चन पूछ रहा था ना, वो ये है आपका, यहीं से निकल कर आएगा। बस मान आपको रखना है भाई, R1 क्या है, इसकी त्रिज्या है, जो कि सवाल में दे रखा है कि भाई दोनों गोलों का व्यास 6 है 4 है, इसका व्यास 6 है, इसका व्यास 4 है, तो त्रिज्या दोस्तों क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, 3 और 2 आधा हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या तो हमें पता चल गया। बात किसकी हो रही है, ये आवेश की। आवेश कितना है यही तो हमें नहीं पता, तो ये हम कहां से निकाले स्टूडेंट्स, अभी हिंट आपको दिया था, हिंट 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 यहाँ पे गौर करिए, विभव की ओर। यानी कि सवाल में ही कहा था हमसे दोस्तों कि इन्हें हम तब तक आवेश दे रहे हैं जब तक कि विभव समान ना हो जाए, जब तक विभव समान हो जाए तब तक आवेशित किया जा रहा है। तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 का मान कहाँ से आएगा, जब आप दोस्तों विभव को बराबर कर दो, क्योंकि आवेश देने के बाद तो विभव आपके क्या है, दोनों के समान है ना, समान है ना। तो यहीं पर आइए साइड में ही हम विभव को बराबर करते हैं, देखिए फिर आपको रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको नहीं मिल रहा था, Q1 अपॉन Q2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, इनका विभव बराबर कर देंगे, V1 को बराबर कर देंगे V2 से। भाई स्टार लगा दीजिए, बहुत ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लेकिन आपको सीख कर ही जाना है स्टूडेंट्स, क्या पता ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आ जाए इस साल। ठीक है, तो V1 बराबर V2 करेंगे, V1 पहले गोले का विभव, और गोले के कारण विभव तो हमने बता दिया ना भाई, गोले का विभव कितना होता है, KQ बटे में R, इसकी त्रिज्या, तो V1 आपका हो जाएगा KQ1 बटे में पहले वाले की त्रिज्या, दूसरे वाले के गोले के लिए क्या हो जाएगा, K दूसरे वाले गोले का आवेश बटे में दूसरे वाले गोले की त्रिज्या। ठीक है सर जी, अब क्या करें, अब देखिए आप कुछ नहीं करना, ये K से K आपका कट गया, Q1 अपॉन में Q2 आपको चाहिए था, तो यहाँ से Q1 यहाँ पे दिख रहा है, Q2 कहाँ दिखेगा, जब इसको नीचे ले आओगे, तो Q2 आपको नीचे ला दिया हमने, तो आपको मिल गया क्या दोस्तों, क्या गया दोस्तों, R1 उधर कर दीजिए, R2 आपका नीचे है ही, Q1 अपॉन Q2, Q1 Q2 को नीचे लाए, R1 को उधर कर दिया, तो R1 अपॉन R2 बराबर है किसके, Q1 अपॉन Q2 के, यही हमें निकालना था। ओके, तो आप क्या करिए, Q1 अपॉन Q2 का मान रख दीजिए वहां पर, तो सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 आपका हो जाएगा R1 अपॉन में R2 मल्टीप्लाई बाई R2 का स्क्वायर बटे में R1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सिंपली कट रहा है, देखिए R1 का स्क्वायर, ये केवल R1 है तो ये इसको काटेगा, हाँ ये R2 का स्क्वायर बटे में R2 है तो ये भी इसको काटेगा, तो काट पीट के क्या बचेगा आपका, ये बराबर हो जाएगा R1, तो सिग्मा 1 अपॉन में, तो काट कुट के दोस्तों यहाँ पर सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 किसके बराबर हो जाएगा, देखिए दो स्क्वायर था, एक R2 कट गया तो बचेगा केवल एक R2, और यहाँ पर R1 का स्क्वायर था तो एक R1 तो कट गया लेकिन बचेगा केवल क्या, एक और R1। यही आपका दोस्तों आंसर है, R2 अपॉन में R1, यानी कि दूसरे गोले की त्रिज्या पहले गोले की त्रिज्या का अनुपात ही है क्या, सिग्मा अपॉन सिग्मा 2, जो कि है 2:3। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। देख रहे हैं ना कितना मजेदार सवाल है, घुमा के रख दिया था काफी स्टूडेंट्स को। तो आई होप आपने समझ लिया है अच्छे तरीके से। फिर से देख लीजिए भाई, दो गोले हैं, उनको आवेश दे दिया Q1 Q2 तब तक दिया जब तक विभव बराबर ना हो जाए। उसके बाद हमसे सवाल में पूछ लिया गया कि इनके गोले के पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात बताए भाई। तो हमने क्या किया, पृष्ठ आवेश घनत्व दोनों का अनुपात इस तरीके से बना दिया, और दोनों के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 हमने मान लिया क्या, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और इन्हीं का अनुपात चाहिए था तो सिग्मा 1 लिखा हमने, सिग्मा 2 लिखा दोस्तों दूसरे गोले के लिए, और इन्हीं का रेशो निकाला तो हमें ये मिला। लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि हमें भले ही त्रिज्या सवाल में दी रखी है, व्यास से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, लेकिन ये आवेश हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम विभव को दोनों को समान कर देंगे तो हमें आवेशों का अनुपात मिल गया जो कि रख दिया, तो यहाँ सिग्मा 1 अपॉन में सिग्मा 2 का भी आंसर आ गया। आई होप आपको ये बेहतरीन सवाल क्लियर हुआ होगा। हो गया ना क्लियर? चलिए एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, खुद से एक सवाल को हल करने की कोशिश करिएगा इस वीडियो के बाद। चलिए देखते हैं अपने आज का क्वेश्चन नंबर 4। तो आपके सामने स्टूडेंट्स कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4।
जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। संधारित्र से की ऊर्जा आपसे बस पूछे इस सवाल में, आपको दे दिया है कि 2 वोल्ट विभवांतर से आवेशित कर दिया है दोस्तों हमने 10 माइक्रोफराडे धारिता के संधारित्र को। तो उस संधारित्र की आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये आपका, कई बार 2024 में भी पूछा है, संधारित्र की स्थित ऊर्जा पूछी है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला ही बस लगाना है, आंसर लाना है और कुछ बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर पहले जो दिया है वो लिखते हैं, फिर यहीं पर आपको समझा देते हैं। ये देखिए विभव दिया है आपको, विभवांतर 2 वोल्ट। जो माइक्रोफराडे है, ये फराडे किसका दोस्तों होता है? मात्रक धारिता का, तो ये धारिता ही आपको दी हुई है, धारिता 10 माइक्रोफराडे। लेकिन ये माइक्रो में दिया हुआ है तो इसको हम फराडे में बदलना जानते हैं भाई। सेंटीमीटर है तो मीटर में कैसे बदलते हैं? 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं। मिली में कोई चीज़ होता है तो 10 की पावर -3 से गुणा करते हैं। अगर माइक्रो में कोई चीज़ होता है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? 10 की पावर -6 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइक्रो हट गया, फराडे लग गया। अब हमें बस निकालना क्या है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो इसका कई फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है हाफ CV², दूसरा फॉर्मूला है आपका दोस्तों जब V का मान आप रख देते हो Q/में C, तो ये Q²/2C भी बन जाता है। जब आप C का मान रखते हो स्टूडेंट्स क्या Q/V, तो स्टूडेंट्स ये आपका हाफ QB भी बन जाता है। लेकिन आपकी वही दोस्तों फॉर्मूला लगाना है जो सवाल के अकॉर्डिंग फिट बैठता हो। जैसे सवाल में तो हमें केवल V दिया है तो C दिया है, तो दोस्तों हम केवल यही फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूले से स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूले को ही हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा स्थितिज ऊर्जा हाफ। C है आपकी 10 × 10 की पावर -6 एवं V है आपका दोस्तों 2 और 2 का स्क्वायर ही तो करना है हमें, और इसको सॉल्व कर देंगे आप सभी तो आपके सामने खुशी खुशी आ जाएगा 2 × 10 की पावर -7 कूलाम जूल स्टूडेंट्स। यही आपकी होगी इस सवाल का प्यारा सा आंसर, छोटा सवाल। ओके, चलिए स्थितिज ऊर्जा पे और भी सवाल पूछा जाता है। जैसे ये देखिए आपसे पूछा क्या है? संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पूछी है। संधारित्र मतलब कि मान लीजिए आपका एक समांतर प्लेट है और ये 2 वोल्ट से जुड़ा हुआ है दोस्तों। कितने वोल्ट से? 2 वोल्ट से। तो इसमें जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, यही आपसे पूछा तो हमने निकाल दिया। लेकिन स्टूडेंट्स क्या आपको पता है, एक होता है संधारित्र की ऊर्जा जो कि इससे आती है, लेकिन एक होता है आपका, क्या बताना चाह रहे सर जी? एक होता है आपका संधारित्र की ऊर्जा जो हमने समझ लिया, लेकिन जो सेकंड होता है ना एक प्रवाहित ऊर्जा, प्रवाहित ऊर्जा, यानी कि यहाँ से कितनी ऊर्जा निकली, ये बैटरी दोस्तों कितना ऊर्जा प्रभावित कर रहा है, ये बैटरी कितना ऊर्जा सर्किट में फ्लो करा रहा है ना, वो होती है प्रभावित ऊर्जा। और इस संधारित्र ने कितनी ऊर्जा ली, ये होती है संधारित्र की ऊर्जा। तो एग्जाम में 2024 में पूछा गया था संधारित्र की ऊर्जा प्लस में प्रभावित ऊर्जा भी पूछी गई थी। तो प्रभावित ऊर्जा कैसे आती है? जो बैटरी अपने अंदर से निकालता है वह ऊर्जा होती है दोस्तों दोगुनी होती है किसकी? संधारित्र की ऊर्जा। यानी कि संधारित्र की जो ऊर्जा है, संधारित्र की जो ऊर्जा है उसका बस क्या कर देना है, हमें 2 गुना कर देना है, तो आपको प्रभावित ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, दैट्स हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, और वो वाला सवाल जो 2024 का हम कह रहे हैं ना, वो आपको दोस्तों होमवर्क शीट में मिलेगा, जो इस चैप्टर के लास्ट में आपको खत्म करने के बाद देंगे। ठीक है, तो आप उसको सॉल्व करिएगा, फोड़िएगा। तो स्टूडेंट्स अपने आज का 5वां जो कि बहुत ही ढांसू सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना मैं वेरी लगा दूँ बहुत ही कम है स्टूडेंट्स। मैं क्या लिखूँ, 2022 लिखूँ, 23 लिखूँ, 24 लिखूँ, हर सालों साल ये सवाल पूछा जा रहा है घुमा फिरा कर। ठीक है, तो हमने जितना भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है ना, सब इस वीडियो में आपको बता देंगे। और ये क्वेश्चन ऐरा गिरा नहीं, 2024 का उठाया गया है, और आप समझ सकते हो क्वेश्चन देखकर कि कितना नंबर का पूछा गया होगा, कितने बच्चे छोड़ दिए होंगे जो समझे नहीं होंगे। तो आज आप समझ लीजिए ना जरा। और एक जरा सा मोटिवेशन लाइन आपको बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि हो सकता है कि अभी आप पढ़ाई में लगे हुए हो, आप अपने लक्ष्य पे फोकस किए हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आपके दोस्त या आपसे कुछ लोग बात भी नहीं कर रहे होंगे ना, देख रहे होंगे कि यार वो पढ़ रहा है, बात नहीं करते होंगे, ऐसा होता होगा। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, सब बात करेंगे। आप बिल्कुल ही दोस्तों परेशान मत होइए, सब बात करेंगे। जब अपने सफलता का ऐसा मंजर लाएंगे ना कि वो जहाँ भी जाएंगे हमें ही, सिर्फ हमें ही पाएंगे।
इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसको समझ लीजिए हमारे साथ क्या है क्वेश्चन में बात है। और देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आएगा आंसर, एक लाइन में, और एक नंबर मिलता जाएगा आपको खटाखट। तो पहले समझना हमारे लिए जरूरी है मेन कॉन्सेप्ट, ना ये थ्योरी है ना ये न्यूमेरिकल है, ये है कॉन्सेप्ट। ओके, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ कि एक सी धारिता Q आवेश V विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E तथा स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग कर दिया जाए व उसके अंदर के परावैद्युतांक के परावैद्युत माध्यम पूरी तरीके से भर दिया जाए, तब इनका मान होगा, इन सभी का मान क्या होगा स्टूडेंट्स, समझिए। कुछ समझ में आया होगा। आइए फिगर के माध्यम से उसको पूरा कर देते हैं, जो कमी आपको लगी अभी सवाल समझने में। फिगर क्या है देखिए, पहले क्या है आपकी सी धारिता है आपकी, किसकी, एक संधारित्र जो होते हैं प्लेट उनकी। तो एक प्लेट हमने बना दिया दोस्तों, ये संधारित्र, ठीक है। इसकी धारिता हमें दी हुई है सी है, चल जा भाई, ये सी इसकी धारिता है। एंड वी विभवांतर से हमने क्यू आवेश इसको दिया, यानी कि सी धारिता वाले प्लेट को हमने दोस्तों क्यू आवेश दिया, प्लस क्यू माइनस क्यू, किससे, वी विभवांतर से। यानी कहीं आपने सर जी यहाँ पर एक बैटरी जोड़ा है वी विभवांतर का, यही खेल है, ठीक है। ऐसा करने पर होता क्या है कि उन प्लेटों के बीच में दोस्तों वैद्युत क्षेत्र ई व वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U उत्पन्न हो जाती है, प्राप्त होती है। ये कहानी है आपकी पहली केस में, फर्स्ट केस में ये है आपका। सेकंड केस में क्या कहा जा रहा है कि यदि संधारित्र को हम स्रोत से अलग कर दे, ये आपका संधारित्र है, इसको स्रोत से हमने अलग कर दिया, वी बैटरी गया दोस्तों कहीं और संधारित्र को हमने अलग कर दिया, संधारित्र अब अकेला हो गया दोस्तों, इसके साथ अब कुछ नहीं है, केवल यही है दुनिया में, ठीक है। अब तो इस होगा क्या दोस्तों, संधारित्र को अलग कर दिया और हमने क्या किया, उसके अंदर के परावैद्युतांक माध्यम पूरी तरीके से भर दिया। अब ये दोस्तों अकेला नहीं है, आ गया है कौन, वो आ गया परावैद्युत माध्यम, जिसका परावैद्युतांक के, जिसको पूरी तरीके से इसके अंदर भर दिया दोस्तों हमने। तो भरने से पूछा है ना क्या होगा इसके साथ, इसका जो धारिता है सी वो बदल जाएगा, लेकिन वो कितना होगा ये पूछा है। इसके अंदर जो आवेश है ना, वो आप बताओ कितना आवेश होगा, नया वाला आवेश क्या होगा ये पूछा है। आपसे पूछा है कि जो आप चिल्ला रहे थे इसके चारों तरफ विभव दे रहे थे आप विभवांतर वी, अब विभवांतर क्या होगा ये बताओ। एंड जो वैद्युत क्षेत्र एवं स्थितिज ऊर्जा U, वैद्युत क्षेत्र एवं स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उत्पन्न हो रही थी, अब बताओ क्या होगी। यही आपसे स्टूडेंट्स पांचों चीज़ें पूछी गई है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है आपको। हमने जब संधारित्र को अच्छी तरीके से पढ़ाया था तो हमने एक चीज़ इस परावैद्युत माध्यम के बारे में आपको जरूर बताया था कि परावैद्युतांक माध्यम आ जाता है ना, तो धारिता उतनी गुनी बढ़ जाती है। परावैद्युतांक माध्यम आ गया, पहले वायु ही वायु था, हवा ही हवा था, अब कोई माध्यम आ गया तो ये माध्यम क्या करता है, धारिता को बढ़ा देता है, यानी कि बदलेगा क्या, आपकी धारिता बदलेगी। पहली बात हमने ये संधारित्र में बताई थी, और ये भी बताया था कि धारिता बढ़ जा रही है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है ना, ये दोस्तों उतनी टाइम से घट जा रहा था, जितना गुना ये बढ़ रहा है उतना गुना ये घट जा रहा था। समझ सकते हो, अगर धारिता आपकी दोस्तों, ये धारिता पहली चीज, धारिता क्या हो जाएगी, जितना परावैद्युतांक है उतनी गुणी बढ़ जाएगी, यानी कि धारिता वाला काम तो समाप्त हो गया कि परावैद्युतांक माध्यम आया तो धारिता आपकी उतनी गुणी बढ़ गई। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र है ना, जितना गुना ये बढ़ा ना उतनी गुनी ये कम हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र। ये होता है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमने परावैद्युतांक माध्यम के बारे में बताया था। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक या प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, या फिर सर्च भी कर सकते हैं आप संधारित्र एजुकेशन शास्त्र, मिल जाएगा आपकी वीडियो। वैद्युत विभव आपका क्या होगा, आप देखिए वैद्युत क्षेत्र आपका k टाइम्स घट गया ना, तो वैद्युत विभव भी भाई k टाइम्स घट जाएगा। अब ये उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने शुरुआत से हमारे वीडियोस को देखा है, समझा है हर एक चैप्टर को हमारे साथ। देखिए वैद्युत विभव एवं वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों एक दूसरे के समझ सकते हो भाई भाई होते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा होता है। अगर इसको चोट लगा तो इसको भी चोट लगा, मतलब दोनों को दर्द होगा। अगर वैद्युत क्षेत्र
के टाइम्स घट गया ना दोस्तों, तो विभव भी के टाइम्स घट जाएगा, दोनों में संबंध होता है। अब बात आई आवेश की। भाई आवेश जैसा कि जैसा है वैसा का वैसा रहिएगा। पहले क्या था दोस्तों, आवेश क्यू था ना, तो अब भी क्यू ही रहेगा। भाई आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आवेश जो है उस, अगर आपने आवेश दिया, इसको कोई आवेश दिया नहीं, कोई आवेश लिया नहीं, तो जो आवेश पहले था वही अब भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका वैसा ही रहा। एंड बात करें दूसरी चीज स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा। देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ठीक है। धारिता क्या हो जा रही है, के गुना हो जा रही है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा दोस्तों के टाइम्स सी, यहाँ पर आप रख दीजिए। विभव क्या हो जा रहा है, के गुना कम हो जा रहा है, यानी कि वी बाई के का स्क्वायर लिख दीजिए। तो यहाँ से आपको मिलेगा कि यार यहाँ पर है के, यहाँ पर एक बटे में क्या है, के का स्क्वायर है, यहाँ पर एक के बटे में के का स्क्वायर, यानी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी दोस्तों, के टाइम्स घट जाएगी। यहाँ से हमें ये मिला इस फॉर्मूले। यही है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का भाई आंसर। तो इतना मस्त क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया। बस 3 चीज़ आपको समझनी थी कि परावैद्युत माध्यम क्या करता है, धारिता को कि उतनी गुना बढ़ा देता है, धारिता को बढ़ा देता है जो कि यहाँ पर है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र को घटा देता है जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। वैद्युत क्षेत्र घटा तो विभव घटा। और आवेश की बात करें तो आवेश को छेड़छाड़ किया ही नहीं, तो वो वही रहेगा, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी वो यहाँ से पता चल गया। तो देखने में तो आसान नहीं है, लेकिन अगर आपने समझा नहीं है ना तो आपके लिए हार्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है ये बेहतरीन सवाल। तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले ले और जो भी लिखना है कर लीजिए। आप पढ़ते हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 की तरफ। तो ये होता है ना क्वेश्चन एकदम आसान। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 2023 का ये सवाल है। इसके बाद 2024 का क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, और प्रैक्टिस भी मज़ेदार, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, एंड चीज़ें भी आप नए नए सीखते जाओगे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार पढ़ते हैं ना। किसी चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। देखिए ये क्वेश्चन तो मेरा काम नहीं है सॉल्व करना, हमने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। इसी 2023 में सवाल ने पूछ दिया है कि किसी चालक की धारिता भाई कैसे बढ़ाएंगे, अभी बताया ना। धारिता बढ़ जाती है कब, जब हम क्या करें, स्टूडेंट्स उस चालक का माध्यम ही बदल दे। भाई चालक में क्या है, वायु है चारों तरफ, लेकिन माध्यम ही बदल दे, तो कोई परावैद्युतांक माध्यम में उसको ले जाए। परावैद्युत माध्यम का दोस्तों परावैद्युतांक बढ़ा देना तो चालक की धारिता अपने आप बढ़ जाएगी। आप लिख लेना एग्जाम में। उसके बाद जो हमारे काम का है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आंकीपस से जो पूछा है इसको सवाल में कि एक समांतर प्लेट वायु संधात्री के प्लेटों के बीच, देखो यहाँ पर वायु लिखा है, इसका मतलब क्या है कि माध्यम आपका वायु है, परावैद्युतांक की चिंता नहीं करनी है आपको यहाँ पर, ठीक है। माध्यम आपका वायु है, कोई दिक्कत नहीं, हवा आने दो, गर्मी में यही तो चाहिए। तो आपका एक समांतर प्लेट है, स्टूडेंट्स आइए बना देते हैं, यहाँ पर थोड़ा फील आए ना कि हाँ जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है। प्लेट है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी त्रिज्या आपको दी है, मतलब कि दोस्तों ये जो प्लेट है ना वो आपका गोल है। जी हाँ, अभी आप चौकोर देख रहे थे इस तरीके से, समांतर प्लेट संधारित्र ऐसे देख रहे थे चौकोर, लेकिन दोस्तों आपको क्या दिया है कि यार समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या दी है, मतलब कि प्लेट आपका चौकोर नहीं बल्कि प्लेट आपका गोल है। क्या बात करो सर, ऐसा भी होता है? यहाँ ऐसा ही होता है, मतलब कि आप प्लेट को क्या ले लेना दोस्तों, आप गोल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको गोल दिया है तो आप गोल ले लेंगे। क्वेश्चन से लड़ने तो ही जाएंगे कि भाई हमने तो चौकोर पढ़ा है, ये गोल हमने ले लिया। मान लो ये प्लेट है गोलाकार, जिसकी त्रिज्या की बात की है दोस्तों, प्लेट की त्रिज्या। यहाँ पर सॉल्यूशन तो डाल दो भाई, यहाँ पर सॉल्यूशन हमने डाल दिया। और उस समांतर प्लेट की त्रिज्या, समांतर प्लेट की त्रिज्या स्टूडेंट्स क्या है, 3 × 10⁻⁻2 मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों की त्रिज्या इतनी है जो 1 मीटर त्रिज्या के आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। अरे बाप रे बाप, यहाँ पर एक और एंट्री हो गई किसकी, गोले की। यानी कि एक आप बनाइए दोस्तों गोला, मान लीजिए एक बॉल है, स्फीयर आपके मटकट का, क्रिकेट का बॉल है, इसकी त्रिज्या कितनी कही है दोस्तों, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर है। लेट सपोज दिस इज 1 मीटर, एंड इस 1 मीटर वाले त्रिज्या के गोले की जो धारिता है ना दोस्तों, कैपेसिटेंस ऑफ गोला, ये बराबर है दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ, इसका है भाई, इसका क्या बोले भाई,
इसको बोल देते हैं दोस्तों समांतर प्लेट यानी कि सीपी बोल देते हैं। प्लेट की धारिता बराबर है किसकी? धारिता के गोले की धारिता के। यही हमें कहा है सवाल में और यही हमें बराबर भी करना है। और बराबर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा जो सवाल में पूछा है भाई, ये धारिता के प्लेटों के बीच दूरी, धारिता को प्लेटों के बीच की दूरी d, यही हमें मिल जाएगा जब हम क्या करेंगे इसकी धारिता को बराबर कर देंगे गोले की धारिता से। सवाल यही कहता है और यही हमें मांगता भी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस गोले के धारिता को बराबर कर देंगे इस समांतर प्लेट के धारिता से। ठीक है, गोले की धारिता का क्या फॉर्मूला बताया था हमने, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस गोले की त्रिज्या होती है ये कैपिटल R। ठीक है, एंड प्लेट की धारिता क्या होती है भाई, समांतर प्लेट की धारिता क्या होती है सर जी, Q/V होता है भाई। वो तो प्लेट का हम पूछ रहे हैं, प्लेट का होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, तो ये डिफरेंस हमने फॉर्मूला में ही आपको क्लियर करा दिया, तो टेंशन नहीं लेना है आपको। अब चीज़ों को बस उड़ाते जाने हमारे साथ, आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक खुशी की बात है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट का कट चुका है। यहाँ पर D आपको चाहिए ना, तो D किसके बराबर हो जाएगा भाई, D को इधर करो और इधर को, इस वाले चीज़ को इधर करो, होता है ना हेरा फेरी। इसको ये आपको चाहिए तो आप ये क्या करोगे, दे दोगे इसको। ठीक है भाई, होता है ना ऐसा ही, क्योंकि कोई चीज़ आपको चाहिए तो आप उसके लिए पैसा दोगे ना। तो यहाँ पर D आपको चाहिए तो D आप ले लो, लेकिन जो आपके पास है वो आप दे दो। ठीक है, तो ये इस तरह समझो आप, एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही कट चुका है, आपका A है, D आपको चाहिए था तो 4 पाई R को D की जगह पर भेज दो, 4 पाई R को। बस इसी को आपको सॉल्व करना है। D का मान चुटकियों में आएगा, D का मान चुटकियों में आएगा। सॉल्व करते हैं फटाफट। क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, इस प्लेट का क्षेत्रफल है। प्लेट का धारिता लिखिए तो क्षेत्रफल आपका प्लेट का होगा, निकाल लेंगे हम सभी, क्या हो जाएगा पाई, एवं इस प्लेट की त्रिज्या स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा, एंड बटे में है 4 पाई r। आपका कितना है दोस्तों, 1 मीटर है तो 1 मीटर रख देते हैं। क्लियर। अब देखिए फिर मजा आ गया दोस्तों, फिर पाई से ये वाला पाई आपका घट गया और आसान हो गया। बस हमें क्या करना है, आर स्क्वायर का मान रख देना है भाई। ये आर आपकी त्रिज्या है ना, इस प्लेट की त्रिज्या है आपकी आर, जो कि है 3 × 10 की पावर -2, तो यहाँ 3 × 10 के पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में दोस्तों केवल 4 ही है आपका। इसको बहुत ही आसान है सॉल्व करना भाई। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, और 9 के बटे में क्या है 4 है, तो 9/4 कितना होगा, माइंड में कैलकुलेट कर ले आप। 4 दूनी 8, 10 फिर 2 फिर 5, तो 2.25। ओके, और 10 की पावर -4 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हुआ क्योंकि भाई स्क्वायर है, 10 की पावर क्या -, तो इसका भी स्क्वायर करोगे 10 की पावर -4 हो जाएगा, और ये आपका मीटर में आ जाएगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कुलर प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो इतना आसान सा सवाल था ये क्वेश्चन नंबर 6। तो आप बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और है, 2000 बताएंगे नहीं, वो क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम जो क्वेश्चन हमने कराया था 6, उसी की तरह सवाल एक और पूछा गया आपके एग्जाम में, और वो क्वेश्चन आपको करना है जो कि होमवर्क शीट में हम आपको देंगे। ठीक है, चलिए वो होमवर्क आपका हो गया है, सेम क्वेश्चन है जो पूछा गया एग्जाम में वो भी। चलिए आज का 7वां सवाल देखते हैं स्टूडेंट, जो नया हमने लिया हुआ है बुक से ही, जो एग्जाम में फंसा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, घुमा फिरा के, जो आपके दिमाग को टेस्ट करते हैं। जैसे कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता आपको दी है 12 पिको फराडे। अच्छा, ये देखिए फराडे नहीं, ये पिको फराडे, मतलब कि ऐसा ही मात्रक यहाँ पर खेलना पड़ेगा आपको। यदि प्लेटों की दूरी घटाकर 2/3 कर दिया जाए, उनके बीच 3 परावैद्युत पदार्थ, अरे 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, जिन्होंने समझा है हमारे साथ अभी जो हमने परावैद्युतांक का कॉन्सेप्ट समझाया था कि परावैद्युतांक आता है कोई माध्यम का तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, कि हमने आपको बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल उड़ जाने वाला है स्टूडेंट। कैसे, देखिए सबसे पहले तो कहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता आपको कहा है 12 पिकोफराडे। मतलब कि पहला केस ये है, देखिए 2 केस जब बनते हैं ना, तो आप एक केस यहाँ लिखे, दूसरा केस यहाँ लिखे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे आंसर लाना है। पहला केस ये है कि एक समांतर प्लेट इस तरह का संधारित्र है जिसकी धारिता कैपेसिटेंस कितना है 12 पिको फराडे है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमसे कहा है कि
यदि प्लेटों की दूरी घटाकर 2/3 कर दे और उन प्लेटों के बीच में 3 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ भर दे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, छेड़छाड़ किया ना, तो ये पहला केस नहीं, अब दूसरा केस आपका बन गया केस नंबर 2 कि अब आपने क्या किया, इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो दूरी है स्टूडेंट्स वो क्या कर दी, 2/3 कर दी। प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 मतलब कि 2/3 d। अब प्लेटों के बीच की दूरी ये है। आप देखो यहाँ पर दूरी क्या थी आपकी, d थी मान लीजिए, तो यहाँ पर दूरी आपकी क्या हो जाएगी, घटकर 2/3 हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है कहा इससे। एंड कहा है उनके बीच 3 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया है हमने। डैट मीन्स स्टूडेंट्स कि इसके अंदर में हमने कोई परावैद्युत माध्यम का कोई पदार्थ भर दिया है इसके अंदर, जिसका परावैद्युतांक देखिए क्या है, 3 परावैद्युतांक का है। मतलब कि ये माध्यम जो पदार्थ आपने भरा है उसका परावैद्युतांक 3 है, ये आपसे कहा गया है। तो पूछा है कि तब बताओ धारिता क्या होगी बताइए, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा इजीली। हमने पहले आपको पहला चीज ये बताया था, तो पहले तो आप बताइए इस धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। भाई किसी की भी धारिता होती है, किसी की नहीं, समांतर प्लेट की, वह होती है ε0 A/d। ये होती है धारिता। जब हमारा मामला क्या हो, हवा में हो, तब ये धारिता होती है। लेकिन अगर कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाता है तो धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब कि अब जो नया धारिता होगा ना वो दोस्तों इतना गुना बढ़ जाएगा, जितनी इसकी परावैद्युतांक है पदार्थ का स्ट्रेंथ, ठीक है, माध्यम का। तो 3 गुना दोस्तों आपका ये बढ़ गया धारिता, 3 टाइम्स ε0 A/d। दोबारा d लिखें, आप बताइए, अपने अंदर से पूछे कि दोबारा d लिखेंगे हम, नहीं। अब देखो यहाँ पर हमने पदार्थ तो भरा ही है, लेकिन इसके दूरी को भी हमने छेड़छाड़ किया है ना। मतलब कि अब दूरी क्या है, d नहीं है, अब दूरी को हमने 2/3 कर दिया है। तो यहाँ पर डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, 2/3 d लिखोगे, 2/3 दूरी लिखोगे। अब आप इसी को सॉल्व करोगे तो नया आपको धारिता मिल जाएगी, जो कि सॉल्व करने पर साफ साफ दिख रहा होगा आपको, जो नई धारिता बन जाएगी यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी बराबर में, यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, ε0 A/d/2 ये आपकी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड ε0 A/d क्या था दोस्तों, इस प्लेट की धारिता थी c, तो ε0 A/d क्या, तो आपका जो पहले आपका था जब कुछ हमने छेड़छाड़ नहीं किया था तो वो था, ना दूरी को छेड़छाड़ किया था, ना हमने दोस्तों कोई माध्यम लेकर आए थे। जब सब कुछ सिंपल था तो धारिता आपकी 12 पिकोफराडे थी। तो इसका मान कितना है, 12 पिकोफराडे है ना। तो यहाँ पर आप इस चीज़ की जगह पर 12 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 12। एंड इसी को सॉल्व करोगे आप सभी तो आपको नई धारिता मिलेगी संधारित्र की, जो कि होगी 2 से 6 9 6 54 पिकोफराडे। क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल भी टाटा बाय बाय हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सवाल को उड़ाना है हमारे साथ, एंड ये आपका हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आपने समझ लिया ना कैसे, कि कॉन्सेप्ट आपने सीखा है ना, तो उसको अप्लाई करिए हमारे साथ, सवालों के साथ सीखिए आप सभी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब दोस्तों आप सबका शुरुआत होने वाला है ना संधारित्र का संयोजन, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में संधारित्र आपके सामने ढेरों आएंगे, उनको कैसे आपको तुल्यता धारिता निकालनी है ना, सबकी आवेश वगैरह विभवांतर कई चीजें पूछी जाती घुमा के। सारे क्वेश्चंस का क्रियाक्रम अब स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। तो लीजिए आपके सामने हमने पेश कर दिया 2024 का ही ये क्वेश्चंस, जो कि है धारिता के संयोजन से। अभी पहला सवाल है, अभी और भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चन है ना, माइंड लगाने वाला सवाल है, और वो ही दोस्तों आसानी से सवाल कर लेगा, उसकी आसान होगा जो माइंड लगाना जानता होगा। तो अभी तक तो आप सभी और भी ज़्यादा माहिर हो चुके होंगे इस काम में। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं सर। हाँ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि C1 माइक्रोफराडे तथा C2 माइक्रोफराडे धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 20 माइक्रोफराडे। अच्छा, समांतर क्रम में आप जोड़ रहे हैं धारिता को C1 C2 को, तो धारिता क्या आ रही है, तुल्य 20 माइक्रोफराडे। ठीक है, यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब तुल्य धारिता आपकी इतनी आती है। अच्छा, दूसरा केस, ठीक है, C1 व C2 का अनुपात आपसे पूछा है, बहुत आसान है। चलिए करते हैं। 2 केस है तो हमेशा क्या करना है, आप लिखना है, सवाल में दिया है वगैरह जो भी खूबसूरत बना सकते हो आंसर सवाल सॉल्व करने में अपना कर देना। हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट आप क्या लिखिएगा, खूबसूरत सॉल्यूशन
में पहला केस 1, स्टडी 1, केस 1 जो आपको पसंद है स्टूडेंट्स। केस 1 ये है कि दो आपकी धारिता है C1 C2 माइक्रोफराडे, इनको हम क्या कर रहे हैं, पहले केस में समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। मतलब कि C1 आपका ये रहा और C2 कहाँ है, इसी के नीचे है, इसी के जस्ट नीचे है C2, और इस तरह समांतर क्रम में हमने स्टूडेंट्स भाई जोड़ दिया। ठीक है, और इन दोनों की तुल्य धारिता जो हो वह कितनी है, 20 है आपकी। और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होती है दोस्तों, दोनों को सीधे जोड़ देते हैं हम, सीधे जोड़ दो, C1 प्लस C2 आपको दे रखा है 20। ठीक है, ये आपको पहला केस से आपको पता चला, पहले तो नहीं पता, केस नंबर 1 से पता चला। अब दूसरा केस देखते हैं, केस नंबर 2। बड़ा माहिर हो गए हो, एक एक केस हम सॉल्व कर रहे हैं, केस सॉल्व कर दे रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद दूसरा केस में ये कहा है कि हम समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, तब तुल्य धारिता इतनी है। श्रेणी क्रम में मतलब कि इधर चला फिर उधर दूसरा आ जाए, मतलब कि एक के बाद एक लाइन लगाने जैसा सिस्टम है, ऐसे आपने जोड़ दिया। तो जो तुल्य धारिता है स्टूडेंट्स वो आपको दी रखी है 4.8। और इस वाले केस में तुल्य धारिता हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि भाई दोनों का गुणा कर दो और बटे में दोनों को जोड़ दो, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो यही आपका बराबर है किसके, 4.8 के। और जरा देखिए तो C1 प्लस C2 का मान तो हमें केस नंबर 1 से मिला था 20, तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, 20 लिख दीजिए। और सवाल में आपको पता है क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है खूबसूरत से कि हमें पता है समीकरण नंबर 1 से C1 प्लस C2 20 है, ऐसे आपको करना है। इस शाम में आपको बता रही कि कैसे खूबसूरत तरीके से सवाल को हल करना है, ये भी आपको बताना चाहिए ना हमें। ठीक है, उसके बाद C1 और C2 का मान हमें आपको यहाँ से मिलेगा, हमें और आपको C1 मल्टीप्लाई C2 बराबर में 20 गुणे इतना करोगे तो 96 आपको आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से दोस्तों दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे जो सवाल में उलझ जाएंगे। इन दोनों को लेकर C1 C2 का अनुपात ही आपको निकालना है ना, तो वो अनुपात निकालने में उलझ जाएंगे दो तरह के स्टूडेंट्स। और तीसरा जो स्टूडेंट्स होगा वो दिमाग लगाएगा और सोचेगा कि भाई C1 का गुणा हो रहा है C2 में, आपको 96 मिल रहा है, और दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो 20 मिल रहा है। दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं 20 और दो चीज़ों का गुणा कर रहे हैं तो आपको कितना मिला, 96 मिला। और टेबल तो आपको याद ही है भाई, 96 कब आता है, 96 तो कई बार आता है। आप कोई भी एक तरीके से दोस्तों आप सोचो कि 96 कब आएगा, बस ये आप बता दो हमें। सर जी 16 छक्के 96 होता है, 12 अटे 96 होता है, ठीक है, और 24 चौक 96 होता है, 48 दूनी 96 होता है। तो भाई आप कोई भी लिख दो जो आपके दिमाग में डायरेक्टली आया, साइड में आपको करना है ये काम दिमाग लगाने वाला। साइड में आप सोच लो, मान लो कि दोस्तों हमने ले लिया 24 चौका 96, ठीक है, तो दो चीज़ों का गुणा हो रहा है 96 आ रहा है, लेकिन जोड़ है तो 20 आपका बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे और दिमाग लगाओ। ऐसा करो स्टूडेंट्स, 24 को क्या लिखते हैं आप, 12 गुणे 2 लिखते हैं। आप देखिए 12 गुणे 4 दूनी हो जाएगा 8, अब 12 अटे 96 बन रहा है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 भी बनेगा आपका। चलिए कोई और स्टूडेंट क्या सोच लेगा कि सर हमने तो 16 छक्का 96 सोचा था, हम क्या करें, आप भी वही काम करिए। 16 छक्का 96 बन रहा है आपका, इसको क्या करें, 16 को आधा कर दे भाई, 8 गुणे 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई में 6 लिखे, 8 गुणे 6 दूनी 12, यानी कि 12 अटे 96, दोनों जोड़ने पर 20। तो इस तरह माइंड आपको लगाना है। यहाँ पे हम थोड़ी ना कहेंगे कि आप चले उलझ जाए कैलकुलेशन में फालतू का सवाल, जो कि मिनटों में होना था और आप इसी क्वेश्चन में टक जाएंगे तो आगे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ से हम लिखेंगे कि यहाँ समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल करने पर माइंड में यहाँ 1 व 2 को हल करने पर आपको मिल गया क्या, C1 12 एंड C2 8। ठीक है, चलिए, और सवाल में एक चीज़ और दिया था, आपको लिखना भूल गए, क्या क्वेश्चन में था, हाँ क्वेश्चन में एक चीज़ कहा था स्टूडेंट्स कि जो C1 है वह बड़ा है C2 से, मतलब कि आपको 12 और 8 मिल गया गुणा करने पर ये, जोड़ने पर ये, तो आप कैसे पता करोगे C1 और C2 में से कौन बड़ा है, भाई C1 बड़ा है, यानी कि 12 आप C1 बोलोगे और 8 आप बोलोगे C2 को। और आपसे पूछा था C1 व C2 का अनुपात,
तब लिख देना C1/C2 हो जाएगा 12/8, बोले तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही मजेदार था। आपको मजा आया क्वेश्चन को माइंडली सॉल्व करने में, एंड पसंद आ रही वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह दोस्त मित्रों को जरूर करें। आपकी यही शेयर से दोस्तों मोटिवेशन मिलता है और हमारी मेहनत सफल होती है, जो हम मोटिव लेकर चलते हैं कि हर एक वीडियो, हर एक नीड जिस स्टूडेंट को हो उसके पास पहुंचे, तो वो आप जरूर पहुंचाएं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये हुआ ना क्वेश्चन, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखते ही काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे कि यार कैसे, क्या कहना क्या चाहता है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये पूछ रहा है कि ना कि जितना भी आपको संधारित्र दिख रहे हैं ये सब पर आवेश की गणना कीजिए। और ये बता दें 2023 का सवाल है, अभी 24 का भी आपको हम कराएंगे इसके बाद। इसी तरीके से सवाल है वो 24 का भी। कैसे सॉल्व करना है इस सवाल को देखकर आपको माइंड में पहले क्या लगेगा कि सर 1 2 3 4 और बीच में ये क्या कैसे होगा, यहाँ तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। देखिए पहले तो ये जो आपको बना हुआ है ना 6/12, ये चेक करिए पहले। ये आप व्हीट स्टोन की तरफ बना हुआ है, ये माइंड में चेक करिए क्या ये व्हीट स्टोन सच में है। व्हीट स्टोन की क्या खासियत होती है कि ये वाला 6/12 बराबर होता है ये वाला और ये वाला के, यानी कि 3/6 क्या बराबर है, ये बनेगा 1/2, 6/12 बनेगा 1/2 और ये 3/6 भी बनेगा 1/2। मतलब कि ये एकदम व्हीट स्टोन ब्रिज ही है, आपका सपना नहीं देख रहे हैं। और व्हीट स्टोन जब ब्रिज आपका होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें आप बीच में कुछ भी लगा लो उसका कोई काम नहीं होता। मतलब कि 10 ओम जो यहाँ पर बीच में बना हुआ है ना स्टूडेंट्स, इसका कोई यूज है ही नहीं। आप कहोगे सर बीच में तो ऐसे होना चाहिए ना, तब ना उसका नहीं यूज होता है। इसमें भी सेम टू सेम होगा। आप चाहो तो देख लो स्टूडेंट्स, यहाँ से बराबर करो, यहाँ से बराबर करो, तब भी देखोगे आपको 2 मिलेगा भाई, 2 मिलेगा भाई। यार ये रेशो बराबर है तो ये रेशो भी बराबर होगा। मतलब ये पूरा चारों तरफ से व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इसके बीच में चाहे आप यहाँ से खींच लो लंबा, यहाँ से खींच लो डंडा, स्टूडेंट्स कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मतलब कि आप इसको हटा भी दो ना, तब भी आपका जो चीज़ है सेम टू सेम रहेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लिखेंगे कि दिया गया परिपथ क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। 5 नंबर का सवाल अच्छे से समझ के जाइएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्यों कह रहे हो सर, क्यों कह रहे हो ये भी बताओगे सब एग्जाम्पल। क्योंकि भाई यहाँ पर 6/12 बराबर है 3/6 के, या फिर लिख देना भाई ऐसे भी बराबर है और ऐसे भी बराबर है। देखो 6/3 बराबर है 12/6 के। व्हीट स्टोन में यही होता है कि हर तरफ से रेशो बराबर का होता है। ओके, तो इसलिए ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। तब लिख देना, तब क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो तब क्या हुआ, कोई तकलीफ है नहीं, तकलीफ कुछ नहीं है। बस हमारा सवाल आसान हो गया कि आप इसको हटा भी देंगे ना तब भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि आप सिंपली क्या करें, ये जो टेढ़ा बना हुआ है इसको अपने तरीके से आसान करके बना लीजिए। इस तरीके से ऐसे किया हमने। यहाँ पर एक है हमारा 6 माइक्रोफराडे, हाँ, और फिर है हमारा उसी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ 3 माइक्रोफराडे। ठीक है, फिर ये ऐसे गया है और यहाँ पे जो 10 ओम जुड़ा हुआ था ना, इस तरीके से 10 ओम था ना, उसको हटा दीजिए एंड बाकी बचा कुछ है 12 एवं 6, उसको नीचे बना लीजिए 12 माइक्रोफराडे एवं यहाँ पर 6 माइक्रोफराडे। क्लियर, और इसको जोड़ दीजिए। और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है दोस्तों आपका, इस तरीके से एक बैटरी है ना यहाँ पर, उससे आप सभी जोड़ दीजिए। 22 वोल्ट का है आपका बैटरी। ठीक है, तो इसी को आसान करके बना दिया। अब हमसे क्या पूछा था कि प्रत्येक संधारित्र पे आवेश की गणना करनी है, मतलब कि सब पर बताने कि आवेश कितना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क सोचिए कि हम चले सब पर आवेश निकालने। ये और ये तो श्रेणी क्रम में है ना, और श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वो बराबर होता है। मतलब कि देखो आप समझो क्यों, अगर यहाँ से मान लो करंट निकल रहा है, आपको सभी को पता है दोस्तों करंट बट जाएगा, थोड़ा करंट इधर जाएगा थोड़ा इधर जाएगा। ओके, करंट का प्रभाव मतलब कि आवेश का प्रभाव। इसी तरह आप समझ सकते हो कि यहाँ से मान लो आवेश निकला Q और यहाँ पे चला गया Q1 और यहाँ पे चला गया Q2, तो ये Q1 इस पे भी जाएगा इस पे भी जाएगा, दोनों पे आवेश बराबर रहेगा। 6 एवं 3 पर एवं 12 एवं 6 पर भी आवेश बराबर रहेगा। ये आपका लॉजिक हो गया, श्रेणी क्रम का लॉजिक। श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता है। तो यहाँ से आप क्या करो दोस्तों,
इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को कंबाइन कर दो और जो आएगा उस पर आवेश निकाल लो, इन दोनों के आवेश के बराबर होगा। ठीक है, तो 6 एवं 3 क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 एवं 3 का इक्विवेलेंट बात करें दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का गुणा एवं इन दोनों को जोड़ दो, 6 + 3, 6 × 18/9 मतलब कि 2, मतलब कि इन दोनों का ऊपर वालों का इक्विवेलेंट क्या बन गया, 3 नहीं 2 आपका बन गया। क्लियर। एंड नीचे वालों का क्या बन गया, नीचे क्या है, 6 एवं 12 है, 6 एवं 12 है, तो नीचे वालों का इक्विवेलेंट की बात करें तो 12 × 6 बटे में इन दोनों को जोड़ दो आप। ठीक है, तो 12 × 6 72, 72/18 क्या बन गया आपका, डिवाइड करने पर 4, तो नीचे आपका है दोस्तों 4। क्लियर। और ये आपकी जुड़ी हुई है बैटरी कितने वाट की, 20 कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। ठीक है, चलिए अब हमें निकालना है इन पर आवेश, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इन पर आवेश क्या होगा, यही हमें निकालना है, आवेश इस पर भी, जो कि इस पे मान लो Q1 है, इस पे Q2 आवेश है। क्लियर। चलिए Q1 आपका हो जाएगा C × V, आवेश होता है C × V, और इसी तरह Q2 आपका क्या हो जाएगा भाई, C2 × V। क्लियर। पहला निकालते Q1, तो Q1 आपका बराबर हो जाएगा C कितना है, धारिता कितनी है, 2 है, 2 मल्टीप्लाई में विभवांतर कितना है भाई, इसके बीच में विभव का अंतर कितना है, देखेंगे भाई ये तो इसी बैटरी के विभव के बराबर है 20। ठीक है, चलिए अब इसी तरह Q2 निकालते हैं। Q2 आपका हो जाएगा C2 × V, C2 आपका कितना है दोस्तों, 4 है, दूसरा वाला जो धारिता है वो 4 है ना आपकी, तो 4 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई में इसके बीच बिंदु के बीच में दोस्तों विभवांतर कितना है, तो ये विभवांतर, ये विभवांतर, ये विभवांतर इसी बैटरी के विभव के बराबर है 20, तो यहाँ 20 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके आ गया 20 दूनी 40 कुलाम, नहीं 40 माइक्रो कुलाम दोस्तों आप लिखोगे, क्योंकि जो आपकी धारिता है वो माइक्रो में है ना, तो आवेश भी माइक्रो में आएगा। एंड 20 का गुणा 4 में करेंगे तो आपको मिलेगा 80 माइक्रो कुलाम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो आवेश है वो कितना है दोस्तों, नीचे जो आवेश जा रहा है वो 80 माइक्रो कुलाम का है, एवं इधर जो आवेश जा रहा है Q1 वो आपका 40 माइक्रो कुलाम का है। तो 6 माइक्रो फराडे एवं 3 माइक्रो फराडे पे आवेश कितना है, 40 माइक्रो कुलाम है, एवं 12 माइक्रो फराडे एवं 6 माइक्रो फराडे पे 80 माइक्रो कुलाम का आवेश होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, तो आप लिख देना लास्ट में, जगह कम है नहीं तो हम लिख देते कि इस पे आवेश 40 है एवं इस पे आवेश 80 है, लास्ट में लिख कर एग्जाम में आइएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपको कराते 2024 का सवाल, ये 23 का है ना, अब बढ़ेंगे 2024 क्वेश्चंस की ओर। और मेरा आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि सवाल को समझिएगा कि यार ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपका दिख रहा है ना, तो लिख दीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो बीच में कितना हो आपको उलझा दिया जाए, उसको ध्यान ही नहीं देना, उसको हटा दो, साफ कर दो, तो ये हो गया। और पूछा इन सब पर आवेश, तो भाई ये श्रेणी क्रम में तो इन पे आवेश समान होगा, तो इनको जोड़ के एक धारिता बना लो, और आसान करो। इन पर भी आवेश समान होगा, इनको जोड़ के एक आवेश कर लो भाई, जोड़ना मतलब कि इक्विवेलेंट निकालना, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, और इन पर आवेश हमने निकाल लिया जो कि बराबर होगा इन पे आवेश के। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं 2024 के क्वेश्चन की तरफ। तो अब फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है ये 2024 का पूछा गया सवाल है, वो भी दोस्तों सबसे हाईएस्ट नंबर पे। और इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको इस तरीके का सर्किट दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, 2 चीजें पूछी गई है। पहला कि तुल्य धारिता बता देना है, दूसरा कि 3 माइक्रो फराडे एवं 2 माइक्रो फराडे पर आवेश निकालना है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हमने किया ना, उसी तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे, दोनों सवाल धुआं हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तो दोस्तों इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को देखकर पहचानिए कि ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। अगर नहीं है तो बात ही अलग है, अगर है तो सवाल आपका एक झटके में हो जाएगा। देखेंगे तो भाई यहाँ पर बीच में ये जुड़ा हुआ है, तो क्या इनका रेशो बराबर है, अगर बराबर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखते हैं 12/6, 12/6 क्या बराबर है, 6/3, 6/3। अरे हाँ, ये दोनों तो 2 आपका बन रहा है भाई, ये भी 2 ये भी 2, मतलब कि पक्का ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो पहले तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया गया परिपथ क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ठीक है, एंड अरे भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलिए
ब्रिज है आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 12/6 बराबर है 6/3 बराबर 2 के। ओके चलिए, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या क्या आपने कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो सिंपल सी बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये आपका, तो बीच में चाहे कुछ भी जुड़ा हो गायब कर दीजिए, उसको गायब कर दीजिए फटाक से। तो गायब करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो फायदा क्या हुआ, इसको गायब कर देंगे, सर्किट को बना दीजिए जैसे है, एंड इसको गायब करेंगे, ये हट जाएगा तो बचेगा क्या 12 एवं 6, ऊपर में 12 6, टेढ़ा में हम सीधा बनाएंगे, सवाल और भी आसान लगेगा। तो 12 एवं 6 को हमने सीधी तरीके से बना दिया, एंड नीचे में क्या है, इसके नीचे में 6 एवं 3, तो यहाँ पर नीचे में बनाएंगे हम 6 एंड 3 को, नीचे में आपका क्या है 6 एंड 3 है, और सभी माइक्रो फराडे है, लिख नहीं रहे आप, समझ रहे हैं इस बात को। और ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जो कि है कितना 10 वोल्ट का, यहाँ लिख दीजिए 10 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है ये सिस्टम। अब अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, हमें देखिए पहले तो तुल्य धारिता चाहिए, मतलब कि इन सभी का इक्विवेलेंट निकालेंगे। पहले ये दोनों श्रेणी में क्रम में दिख रहे हैं तो इनको श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन कर दीजिए आप सभी, तो ये आगे बन जाएगा आपका श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे 12 एवं 6 का, तो 12 6 का क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, बताइए साइड में कैलकुलेट करिए इसको, ये नहीं कि उसी में कॉपी में ही उसी में घिसिर मिजिर कर दी। 12 एवं 6 का इक्विवेलेंट यानी कि 12 × 6 बटे में इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो 12 × 6 72 बटे में 12 6 18 क्या हो गया 4 हो गया, मतलब कि ऊपर वाले का इक्विवेलेंट आपका दोस्तों कितना आया 4 आया, ठीक है। नीचे वालों का इसी तरह आप निकालेंगे, इसी तरह 6 × 18 बटे में 9 2 आएगा आपका, हो गया सवाल आधा। तो उसके बाद ये एक बैटरी से जुड़ा हुआ है जो कि कितना है 10 वोल्ट का है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे तो पहला सवाल तुल्य धारिता आपकी आ जाएगी चुटकियों में आ जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे तो 4 एवं 2 क्या है समांतर में क्या होता है समान, जोड़ देते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों को बस ऐसे ही जोड़ दीजिए, आपका सी इक्विवेलेंट तब आ जाएगा। यहाँ से दोनों को जोड़ देंगे तब हमारी मिल जाएगी 4 2 4 + 2 क्या बन गया 6 बन गया। यही आपका दोस्तों क्या हो गया पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरा सवाल क्या मांग रहा था हमें, सेकंड सवाल ये मांग रहा था कि 3 व 2 माइक्रो फराडे पर आवेश क्या है, यही आपसे पूछा है, ठीक है। यानी कि इस पर एंड इस पर आवेश कितना है, यही आपसे पूछा है। चलिए ठीक है, इसका तो समझ में आ रहा है। इसमें जो आवेश जाएगा भाई, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से आवेश टूटेगा Q1 Q2 में, नीचे जाएगा Q2, 2 भागों में टूट जाएगा Q1 आवेश इन पर होगा, Q2 आवेश इन पर होगा, और हमें दोस्तों यही Q2 चाहिए। Q2 कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब कि सर्किट को आसान बनाया। Q2 आवेश नीचे जा रहा है, बना दिया हमने, और यही Q2 हमें चाहिए, मतलब कि 3 माइक्रो फराडे आवेश पर 3 माइक्रो फराडे धारिता पर दोस्तों जो आवेश कितना है Q2 है, जो कि बराबर हो जाएगा दोस्तों किसके C × V के। जी हाँ, C कौन सा लेंगे, V कौन सा लेंगे, यहाँ से लेंगे स्टूडेंट्स। C आपका 2 लेंगे, आप यहाँ पर 2 लेंगे, एवं V क्या लेंगे, इस 2 के इर्द गिर्द जो विभव का अंतर है 10 वोल्ट वो लेंगे। ओके, तो 10 दूनी 20 माइक्रो कूलाम आपका आ जाएगा इस पर आवेश। बात करें स्टूडेंट्स 2 माइक्रो फराडे पर तो इस पे कोई आवेश ही नहीं होगा, 0 माइक्रो कूलाम। भाई कुछ भी आवेश इस पे नहीं होगा, बहुत ही दया आ रही है। इसको पहले तो गायब भी कर दिया, उसके बाद कुछ है भी नहीं इसके पास, ठीक है। कुछ तो होता है ना, कोई क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाओगे ना, खाली हाथ आया था खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आया बिल्कुल खाली, और कुछ भी लेकर नहीं गया तो गया, ठीक है। तो बीच वाले में आवेश पूछे चाहे विभव पूछे, विभवांतर पूछे, सब 0 होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई। इसको पहले तो गायब किया, खाली हाथ आया खाली हाथ गया, ना आवेश है ना विभव है, कुछ भी नहीं होता इसके पास। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का दोस्तों बेहतरीन सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में फिर ऐसे सवाल आएगा आपके साथ एग्जाम इस साल, तो आप कर लेंगे ना, बिल्कुल कर लेंगे। तो 2-3 बार प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस का जो अभी हमने कराया है। ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले वाला सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस वीडियो का, बहुत ज़्यादा।
तो स्टूडेंट्स अब मैंने पूरा एनालाइज कर लिया। एग्जाम में हार्ड से हार्ड सवाल पूछे तो ऐसे ही आ रहे हैं, और आसान से आसान पूछे तो आपको जो हमने करा रखे वैसे आ रहे हैं, ठीक है। और श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम संयोजन से छोटा मोटा सवाल और बनता है एग्जाम में, छोटे मोटे चुटुर मुटुर की भाई 2 जोड़ देगा, इसी तरह बन जाएगा। मान लो ये है ही नहीं, ये 2 माइक्रोफराडे आपका है ही नहीं, पूछ देगा कि तुल्यधारिता बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई चक्कर नहीं रहेगा, तो आप तुरंत निकाल लोगे, क्योंकि हार्ड से हार्ड सवाल जो बनते हैं वो आपने स्टूडेंट सीख लिया ना, तो चुटुर मुटुर जो सवाल आते हैं वो कर ही लोगे। और बात करें हार्ड क्वेश्चंस की, और भी हार्ड सवाल की, तो भाई और भी हार्ड सवाल होते हैं संयोजन के, और भी हार्ड होते हैं भाई। एक क्यूब होता है, एक क्यूब में आपको हर जगह धारिताएं जुड़ी होंगी, तो उसका इक्विवेलेंट निकालना आपको चाहते तो करा सकते हैं, लेकिन ऐसा सवाल एग्जाम में सालों साल पूछा ही नहीं गया है, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई। जिस तरह के सवाल पिछले सालों से पूछे जा रहे हैं वो हमने सब आपको करा दिए, इसलिए कह रहे हैं ना वायरल क्वेश्चन की सीरीज, मतलब कि वो सारे क्वेश्चंस आपको करा दे रहे हैं जो काफ़ी है। एग्जाम से पहले इतने को आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है, खूब प्रैक्टिस कर लेना है कि ऐसे सवाल तो आप छोड़ ही ना एग्जाम में दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में आए उसके बाद आपका मन करे, समय है तो और करिए, ठीक है। तो इस सीरीज में यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप फिर भी चाहते नहीं सर जी और हार्ड सवाल कराइए, किसके संयोजन के और सवाल प्रैक्टिस करा दीजिए भाई, भले ही नहीं आते तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके लिए हम करा देंगे भाई, आपकी मन है इच्छा है तो हम करा देंगे, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा, और ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी, पसंद आई हो तो दिल से स्टूडेंट्स आप लाइक करके जाइएगा, एंड चैनल पे आप सभी नए हैं ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की बेहतरीन हर एक चैप्टर की वीडियो आपको मिलती रहे, और सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर सकते हैं। फिजिक्स क्लास 12 2025 न्यूमेरिकल की भी बनी हुई है, सब बना हुआ है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब, ठीक है आपके लिए, ठीक है। तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, हंसते रहें, खुश रहें एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, बात करें होमवर्क सीट की, तो उसका PDF आपको नीचे मिल जाएगा, होमवर्क सीट, जहां पर और सवाल है चुटुर मुटुर, आप उसको सॉल्व करिएगा।